जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, मॉडर्न जमाने के सबसे ताकतवर हथियार एयरक्राफ्ट कैरियर को माना जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से समुद्र के अंदर पोर्टेबल एयरबेस के रूप में काम कर सकता है। और दोस्तों, मॉडर्न जमाने के भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर अनलिमिटेड समय तक समुद्र के अंदर तैर भी सकता है और लगभग 100 के करीब बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्टों को भी कैरी कर सकता है, जो कई 100 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन के ऊपर ताबड़तोड़ हमला बोलने का क्षमता रखता है। और दोस्तों, इसी वजह से ही लड़ाई में सबसे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर को ही न्यूट्रलाइज करने का प्रयास भी होता है। बीते कुछ दशकों में वर्ल्ड पावरों की तरफ से जिस तरीके से एक एयरक्राफ्ट कैरियर को मॉडर्नाइज और ज्यादा घातक बनाया गया है, तो वहीं पे इन एयरक्राफ्ट कैरियरों को भी तबाह करने के लिए एक के बाद एक नया हथियारों का इजाद किया जा रहा है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा जो आने वाले समय में एयरक्राफ्ट कैरियर को दुश्मन से प्रोटेक्ट करने में काफी ज्यादा मददगार होगा और दुनिया के देश अब इन तरीकों को अपने एयरक्राफ्ट के प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करने की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इन 5 ताकतों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, 1918 में HMS फ्यूरियस के नाम से दुनिया को अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर मिला। ये तब सिर्फ 6 एयरक्राफ्टों को ही कैरी कर सकता था और वो भी 150 माइल रेंज और 100 पाउंड के वेपन कैरिंग कैपेसिटी के साथ। पर लगभग 100 साल के बाद दुनिया अपने टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा एडवांस कर लिया है कि अब अमेरिका जैसे देश के पास 1 लाख टन के वजन के भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो जेट फाइटर जैसे एयरक्राफ्टों को भी कैरी कर सकता है। इवन इनके ऊपर आधुनिक से आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट तो डिप्लॉय किया गया ही है, साथ में एयरक्राफ्टों को लॉन्च करने के लिए कैटेपुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम और रिकवर करने के लिए अरेस्टिंग रिकवरी सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। पर दोस्तों, 100 साल में दुनिया जितना एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने में सक्षमता हासिल किया है, तो उतना ही इसे तबाह करने का हथियार को भी बनाया गया है, जैसे कि कैरियर किलर मिसाइल और फाइटर एयरक्राफ्ट। अब दुनिया के पास ऐसे आधुनिकतम फाइटर एयरक्राफ्ट और मिसाइल है जो कई हजार किलोमीटर दूर से ही ऐसे बड़े और ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियरों को तबाह कर सकता है। और एयरक्राफ्ट कैरियर के भविष्य को अगर सुरक्षित करना है, तो बीते 100 साल में इसमें जितना तब्दीली लाया गया है, उससे भी अधिक तब्दीली आने वाले कुछ दशकों में लाना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे ही 5 तब्दीलियों में सबसे प्रमुखतम तब्दीली है इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, मिसाइल डिफेंस सिस्टम या फिर बोले तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम फिलहाल नया जनरेशन के एक ऐसा हथियार है जो लगभग हर एक देश हासिल करना चाहता है। ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे ताकतवर और महत्वपूर्ण हथियार को भी प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टमों का तैनाती एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर ही करना पड़ेगा। दोस्तों, आने वाले समय में दुश्मन के क्रूज मिसाइल और एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियरों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें आधुनिक दर्जे के मिसाइल डिफेंस सिस्टमों का तैनाती काफी आवश्यक है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना द्वारा हाल ही में एक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का डेवलपमेंट किया गया है, जिसे लेकर चाइना का दावा यह है कि ये समुद्र के अंदर तैरने वाले एयरक्राफ्ट कैरियरों को भी निशाना बना सकता है। और बैलिस्टिक मिसाइल होने की वजह से इसका ताकत इतना होगा कि एक ही बार में एक एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकता है। ऐसे में भविष्य में एयरक्राफ्ट कैरियर के महत्व को बचाए रखने के लिए उसके ऊपर आधुनिकतम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड का तैनाती काफी आवश्यक है। जबकि दूसरी तरफ जो क्रूज मिसाइल है, वो भी आजकल इतना ज्यादा मैन्यूवरेबल हो चुका है कि उसे शॉर्ट रेंज में डिटेक्ट करना काफी मुश्किल है। इसी वजह से मिसाइल डिफेंस शील्ड को इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में एयरक्राफ्ट कैरियर अपने महत्व को बरकरार रख सके। दोस्तों, ऐसे तब्दीली का दूसरा और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है लेजर सिस्टम। आप सब लोगों को पता ही होगा कि फ्यूचर जनरेशन के हथियार के डेवलपमेंट में सबसे प्रमुख हथियार है लेजर सिस्टम। इसका इस्तेमाल ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों रोल में ही किया जा सकता है। खास करके ऑफेंसिव रोल में दुश्मन के ऊपर लेजर से हमला करके भारी भरकम तबाही फैलाया जा सकता है, जबकि दूसरी तरफ डिफेंसिव रोल में एक लेजर हथियार को मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, भविष्य में दुश्मन के मिसाइलों से लड़ने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण लेजर सिस्टमों को माना जा रहा है, क्योंकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पास इंटरसेप्शन का लिमिटेशन रहता है। मतलब संख्या में कम इंटरसेप्टर मिसाइल होने की वजह से ये कम संख्या का ही दुश्मन के मिसाइलों को रोकने में समर्थ है। जबकि दूसरी तरफ अगर लेजर सिस्टमों को एयर डिफेंस के रूप में अगर तैनात किया जाता है, तो ये इस मुश्किल का एक बेहतरीन सोल्यूशन बन सकता है। इवन अमेरिका द्वारा लेजर सिस्टमों को ऑलरेडी बड़े मात्रा में डिप्लॉय करने का तैयारी भी किया जा रहा है और अमेरिका कुछ लेजर हथियारों का डेवलपमेंट भी कर रहा है, जिनमें एयर डिफेंस के अलावा दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने के लिए भी लेजर हथियार शामिल है। जबकि दूसरी तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेपुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम जैसे इक्विपमेंट भी एक तरीके से लेजर के श्रेणी में ही जाता है। दोस्तों, इस तरीके के कैटेपुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम काफी आसानी से पहले के तुलना में भी भारी भरकम एयरक्राफ्टों को लॉन्च कर सकेगा। दोस्तों, तीसरा महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल होने वाले ड्रोन। दोस्तों, पूरा दुनिया अब क्रूलेस एयरक्राफ्टों के तरफ आगे बढ़ रहा है और ड्रोन का इस्तेमाल पिछले दशक के तुलना में इस दशक में काफी गुना बढ़ चुका है। दुनिया का
लगभग हर एक देश अपना खुद का रिकॉनेशन और अटैक ड्रोन को बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर भी तब और महत्वपूर्ण बन जाएगा जब इसके ऊपर बड़े आकार के अनमैन एरियल व्हीकलों का इस्तेमाल हो सकेगा, जैसे कि अमेरिका ऑलरेडी प्रयास में है। दोस्तों, खाली रिकॉनेशन या हल्के लड़ाई के लिए बनाया हुआ ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ज्यादा कारगर नहीं होगा, बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए ऐसा ड्रोन का आवश्यकताएं है जो लंबे दूरी में जाके दुश्मन के ऊपर भारी भरकम हमला कर पाए। इवन अगर देखे तो अनमैन एरियल बॉम्बर भी एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्यूचर के जरूरत बनने जा रहा है। दोस्तों, जिस तरीके से एयरफोर्स में एक अनमैन एरियल व्हीकल का महत्व आए दिन बढ़ रहा है और दुनिया के महत्वपूर्ण देश अब अनमैन एरियल फाइटर और अनमैन एरियल बॉम्बर की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो वैसे ही फ्यूचर में एयरक्राफ्ट कैरियर के महत्व को बरकरार रखने के लिए ऐसा तब्दीली कैरियर फाइटर विंग में भी लाना पड़ेगा। दोस्तों, नेक्स्ट महत्वपूर्ण अपग्रेडेशन 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके है। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि एयरक्राफ्ट के जमाने में अब 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट भी धीरे धीरे पुराने होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पूरा दुनिया अब अपना फोकस 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ कर रहा है। और अमेरिका के अलावा दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करता हो। इवन अमेरिका भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर लिमिटेड संख्या में F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में फ्यूचर की आवश्यकता ये भी है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आधुनिक से आधुनिक जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाए। इवन खाली 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को ही कैरियर बॉर्न एयरक्राफ्ट के रूप में तब्दील करने का आवश्यकता नहीं है, बल्कि दुनिया के जिन देशों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि 4th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को तब्दील करके किस तरीके से इसमें आधुनिक 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का तैनाती किया जा सके। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में जो 3 सबसे महत्वपूर्ण कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट है वो तीनों ही 4th जनरेशन के हैं, जैसे कि अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट, फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन की तरफ से बनाया हुआ राफेल और रशिया के मिकोयान MiG-29। पर अब अमेरिका के अलावा बाकी दोनों देशों को भी अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के कैरियर बॉर्न कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में कैरियर स्ट्राइक विंग के अंदर जो एयरक्राफ्ट होगा वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सके और दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देते हुए हमले को अंजाम दे सके। और दोस्तों, फ्यूचर में एयरक्राफ्ट कैरियर को सरवाइव करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन का जरूरत है वो है इसका कॉस्ट मैनेजमेंट। आप सब लोगों को पता ही होगा कि दुनिया में गिने चुने कुछ ही देशों के द्वारा एयरक्राफ्ट कैरियरों का इस्तेमाल किया जाता है और वो भी लिमिटेड संख्या में, और इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण है एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आने वाला लागत। दोस्तों, खाली एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए बड़े बजट का जरूरत नहीं है, बल्कि इसके ऊपर इस्तेमाल होने वाले हथियार और इसके ऑपरेशनल कॉस्ट भी इतना ज्यादा होता है कि बहुत सारे ऐसे देश है जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग तो है लेकिन उसका डिफेंस बजट इतना नहीं है कि बड़े संख्या के बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियरों को ऑपरेट कर पाए। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर फ्लाई करने वाले फाइटर एयरक्राफ्टों का हर घंटे का खर्चा कई $1000 है, जबकि इसके अलावा एक एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी सिंगल ऑपरेट नहीं होता है। पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को साल भर ऑपरेट करने के लिए जितना खर्चा होता है, संभावित उतना खर्चे में तो छोटे और मध्यम आकार के देश के पूरा का पूरा साल भर का डिफेंस बजट आ जाए। ऐसे में फ्यूचर में एयरक्राफ्ट कैरियर को सर्वाइव करने के लिए इसके कॉस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काफी बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, इस तरीके का कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के ऊपर अमेरिका द्वारा इतना ज्यादा महत्व दिया तो नहीं जा रहा है, लेकिन रशिया एक ऐसा देश है जो एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काफी बारीकी से काम कर रहा है। अमेरिका अपने बड़े डिफेंस बजट के साथ बड़े आकार के न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर और उसका कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को अफोर्ड कर सकता है, लेकिन रशिया हाल फिलहाल के दिनों में इकोनॉमिकल क्राइसिस के जिस तरीके से गुजरा है उससे रशिया के पास इतने बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर को बड़े संख्या में ऑपरेट करने का क्षमता नहीं है, और इसी वजह से कॉस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देते हुए अब रशिया छोटे आकार के ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियरों को बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है जो फ्यूचर के जरूरत को भी पूरा कर सके और इतना एफिशिएंट हो कि बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के सामने इसका महत्व कम ना हो, लेकिन इतना कॉस्ट इफेक्टिव हो कि छोटे इकोनॉमी या छोटे डिफेंस बजट वाले देश भी कई सारे ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियरों को बेयर कर सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।